2023 की तैयारी में जुटी बीजेपी। क्या हो सकेगी सत्ता वापसी? बीजेपी में कौन संभालेगा चुनावी कमान? क्या बदले जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष? छत्तीसगढ़ बीजेपी में ऐसे कई सवाल हैं जो इन दिनों छत्तीसगढ़ की सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद निकाय चुनाव और उपचुनाव में जनता ने बीजेपी को पूरी तरह नकार दिया। ऐसे में अब 2023 के विधानसभा चुनाव सामने हैं, तो हाईकमान के सामने चुनौती है कि पार्टी को दोबारा विनिंग जोन में कैसे लाया जाए। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक से 2 दिन पहले रायपुर लौटे पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष बदलने के संकेत दिए हैं। अब किसको इच्छा नहीं होती यार, सबके मन में इच्छा पाल के रखे हैं, कपड़ा सिलवा भी लिए हैं। बीजेपी संगठन में ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव की चर्चा के बीच सीएम भूपेश का भी इस पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि रमन सिंह के बयान से साफ है कि उनका आदमी अध्यक्ष नहीं बन रहा है। वहीं सीएम के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। रमन सिंह जी जब ये बयान दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसके पसंद के अध्यक्ष नहीं बन रहा है। रमन सिंह जी जब ये बयान दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसके पसंद के अध्यक्ष नहीं बन रहा है। अब ये रमन सिंह जी के अपने विचार हैं और भूपेश बघेल जी के अपने विचार हैं। पहली बात तो भूपेश बघेल जी को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए, बीजेपी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने को लेकर रमन सिंह के बयान के मायने निकाले जाने लगे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बीजेपी कांग्रेस का सामना करने के लिए क्या किसी मजबूत चेहरे को प्रदेश में उतारेगी, या वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व के साथ ही 2023 के चुनावी मैदान में उतरेगी। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। सूत न कपास जुलाहे से लट्ठम लट्ठा, यह कहावत तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन बीजेपी के अंदरूनी हालात कुछ ऐसे ही मिलते जुलते दिख रहे हैं। चुनाव में भी अभी 1.5 साल का वक्त बचा हुआ है। राजनीतिक कश्मकश में बीजेपी अभी पिछड़ी हुई ही दिख रही है। सत्ता आने पर भी संशय ही जताया जा रहा है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष और सीएम के चेहरे को लेकर पार्टी के भीतर और बाहर चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। अब इस मामले पर कांग्रेस भी चुटकी लेने से गुरेज नहीं कर रही है। आज ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुटकी लेते हुए कहा कि रमन सिंह की अपनी पसंद का प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिल रहा है, लिहाजा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर उनकी तरफ से अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पलटवार सुनने को मिला है। इन सब के बीच राजनीति से परे अंदर खाने की खबर तो यही बता रही है कि पार्टी के अंदर चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष को लेकर खींचतान जरूर है। यह बात अलग है कि राजनीति में हर बात जुबान से कही नहीं जाती, कुछ बातें इशारों में ही समझी जाती है। आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे कि आखिर बीजेपी का कप्तान कौन। इस चर्चा में शामिल होने के लिए 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं। मेरे साथ मौजूद है धनंजय सिंह ठाकुर जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता है। मेरे साथ मौजूद है अनुराग अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले अनिल द्विवेदी जी के पास ही चलता हूं। अनिल जी, काफी अनुभव है आपको, बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है, राजनीतिक बीट आपने कवर की है, प्रदेश को बहुत नजदीक से आपने देखा है। भारतीय जनता पार्टी का अगला कप्तान कौन होगा, ये सवाल मैं इसलिए भी आपसे पूछ रहा हूं कि काफी दिनों से इसको लेकर हलचल है, और हलचल थी इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को कहना पड़ा कि बहुत सारे लोग नए कपड़े सिलवाकर तैयार बैठे, कौन नहीं चाहता प्रदेश अध्यक्ष बनना। आपकी नजर में ऐसे कोई 3 नाम हैं जो मादा रखते हो कि 2023 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में लड़े और वो चुनाव जिताकर दिखा सके? अनिल जी। देखिए, इसका उत्तर तो वाकई जो सबसे लास्ट में सवाल हुआ वो बड़ा भविष्य के गर्भ में है कि कौन कौन से चेहरे ऐसे हो सकते हैं। भाजपा में बहुत काबिल नेता हैं और बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं हर वर्ग से, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो। मैं एक बात जो रमन सिंह की बड़ी चर्चा आ रही है कि नेताओं ने कपड़े सिलवा लिए हैं, मैं आपको उदाहरण बताऊं आदित्य, कि जब रमन सिंह पहली बार मुख्यमंत्री बनने थे, उनकी घोषणा हो रही थी, तो जिस छत्तीसगढ़ भवन में दिल्ली में रुके हुए थे और उनके पास नए कपड़े नहीं थे पहन के जाने के लिए, मतलब केंद्रीय मंत्री जब वो बन रहे थे, केंद्रीय राज्य मंत्री, तो एक कांग्रेस के नेता उसी समय शॉपिंग करके आए थे और उन्होंने उनको ऑफर किया रमन सिंह जी ने कि आप मेरे कपड़े ले लीजिए, और फिर वो लेकर के गए और उन्होंने केंद्रीय मंत्री की शपथ ली। बहरहाल ये कितना सच है ये एक अलग चीज है, एक राजनीतिक व्यंग का विषय जरूर हो सकता है, लेकिन रमन सिंह जानते हैं कि जब आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जब आप केंद्रीय मंत्री बनने जा रहे हैं, तो नए कपड़ों की जरूरत होती है। बहरहाल
पार्टी जो बीजेपी है, जो लगातार चुनाव हार रही है, सत्ता में आने के लिए छटपटा रही है, उसे चेहरे चाहिए, एक अच्छे चेहरे चाहिए जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनौती दे सके। आप देखिए कि जिस तरह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को चेहरा ढूंढ रही है बीजेपी, वही समानता मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल में देखता हूं जब वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे। और जब वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने, उन्होंने जो संघर्ष किया, उन्होंने जो दृष्टि दिखाई, उन्होंने जो पार्टी को आगे बढ़ाया। ऐसे कौन से चेहरे आप मानते हैं जो 2023 में बीजेपी की नैया पार लगा पाएंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर? वो 3 चेहरे कौन से हो सकते हैं? देखिए, बहुत ये अजीब सवाल है, मैं कैसे इसका जवाब दूं। बहुत सारे नेता हैं, आदिवासी नेताओं में भी हैं, विष्णुदेव साय हैं। विष्णुदेव साय में ये खासियत है कि 2023 का चुनाव जीता पाएंगे। बिल्कुल, देखिए बीजेपी में तो वैसे भी अकेले नेता चुनाव नहीं लड़ता, उसके साथ संगठन होता है, उसके साथ कैडर होता है, उसके साथ कार्यकर्ता होते हैं। क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, क्या अकेले के दम पे आ गए वो? नहीं, उनके साथ तमाम तरह के कार्यकर्ता थे जिन्होंने मेहनत की, रमन सरकार से लड़ाई लड़ी और वो सरकार में सत्ता में लेकर के आए। तो इसी तरह बीजेपी के साथ है, उसके साथ आरएसएस जैसा बड़ा कैडर है, उसके साथ देवतुल्य कार्यकर्ता हैं जैसा कि वो दावा करते हैं, फिर अच्छे कार्यकर्ताओं की फौज है। हाँ, इतना जरूर है कि एक नया चेहरा जो धारदार तरीके से, एक क्रांतिकारी तरीके से सरकार एक स्पंदन ला सके पार्टी में, एक नेतृत्व के दम पर ऊर्जा ला सके, इसकी जरूरत जरूर महसूस हो रही है ताकि बीजेपी फिर से चुनाव ना हारे और बीजेपी 2023 का जो विधानसभा चुनाव है उसे जीत सके। अनुराग जी, कौन होगा 2023 का कैप्टन? किसको माना जाए कि 2023 का कप्तान वो होगा? अनुराग जी। आदित्य जी, मैं तो आपकी बात को ही आगे बढ़ाना चाहूंगा कि सूत न कपास जलाहों से लट्ठा लठी। राजनीति में हास्य बहुत शायद समाप्त हो गए, ऐसा मुझे लगता है। एक अगर उस घटनाक्रम को देखें जब माननीय रमन सिंह जी ने कहा कि बहुत सारे लोगों ने कपड़े सिलवा लिए, वो परिस्थितियां ऐसी थी, एक हास्य बोध का माहौल था। अभी जब जनता से जुड़े बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिस पे चर्चा करने की आवश्यकता है, उस समय फिर वही बात की जुलाहों से लठालठी करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जैसे माननीय हमारे पत्रकार महोदय ने कहा कि व्यक्ति नहीं व्यवस्था, लेकिन संस्था लड़ाई करती है। जी, कौन है कप्तान अभी? विष्णुदेव साय कप्तान है आपके हिसाब से? मुझे लगता है कि कोई ऐसे 3 यादगार आंदोलन मुझे बता दीजिए विष्णुदेव साय के 3.5 साल बताने की आवश्यकता है तो मैं पुनः पुरजोर तरीके से बताना चाहूंगा कि माननीय विष्णुदेव साय जी ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में आंदोलनों की तो पुरानी बात अभी छोड़ दीजिए। कुछ दिन पहले हम काले कानून के विरोध में जो जेल भरो आंदोलन किए थे, पूरे प्रदेश व्यापी जो जेल भरो आंदोलन था, 3.5 साल में अनुराग जी कोई 3 बड़े आंदोलन बता दीजिए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में आप लोगों ने लड़े हों और उसका इंपैक्ट पड़ा हो और आपके लड़ने के कारण उस कानून में बदलाव हो सके। या वो चीज मुझे बहुत अच्छे से याद है, धनंजय जी को भी याद होगा, यहाँ पर अनिल जी भी बैठे, पंचायत वाला जब मामला लागू हुआ था पिछले शासनकाल में, कांग्रेस जब विपक्ष में थी, पंचायतों की राशि वाला वो आपको कानून वापस लेना पड़ा था। जमीन संबंधी आदिवासियों का जो मामला था वो भी कानून आपको वापस लेना पड़ा था जब भारतीय जनता पार्टी शासन में थी, विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभाई थी। आप 3 ऐसे आंदोलन बता दीजिए आपने सड़क पर आए हो और सरकार को उससे फर्क पड़ा हो और सरकार ने अपना किया हुआ बदलाव। साहब, इस अधिनायकवाद और इस तानाशाही सरकार में क्या आप उम्मीद करते हैं कि कोई भी ऐसे मामले जो जनता के हित में है बदलने का प्रयत्न करेंगे? इस सरकार के तो डीएनए में लोकतंत्र नहीं है। आप चाहे प्रदेश स्तर की बात करें, जिला स्तर की बात करें, चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात करें, एक पार्टी के एक परिवार की चाटुकारिता करने वाली पार्टी से आप लोकतंत्र की उम्मीद करना, ये तो बड़ी बेईमानी सी बात है। अभी काले कानून की बात करें, ये वापस लेने वाले हैं कि नहीं है ये तो यही जाने, लेकिन जनता के हित में भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी। और आप किसी भी स्तर की बात कर लें, और इस पार्टी के अलोकतंत्र का तो ये हाल है कि जनता की बात तो छोड़िए, विपक्ष की बात तो छोड़िए, ये अपने साथी तक को नहीं छोड़ते हैं। माननीय पत्रकार महोदय ने भी कहा कि क्या अकेले भूपेश जी सत्ता को लेकर आए हैं, लेकिन ये बात भूपेश जी नहीं मानते। भूपेश जी को लगता है कि हाँ वो अकेले ही सत्ता लेकर आए। तभी तो जब टीएस सिंहदेव जी दौरा करने की बात किए, सबसे पहले तो उसे वाहन और हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं कराए। उसके बावजूद जब उन्होंने निजी हेलीकॉप्टर ले आए, तो जब ये बस्तर पहुंचे तो उनको अपमान करने के लिए वहां के कलेक्टर और एसपी को यह निर्देश दिया गया कि वहां पे उनके सम्मान में न जाएं। इतने वरिष्ठ मंत्री को कहना पड़ा कि प्रोटोकॉल के तहत छोड़ दीजिए, उम्र के तहत ही उन्हें आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर मेरी शादी हो जाती तो उस बेटे के उम्र की उनके एसपी और कलेक्टर की उम्र के बेटे होते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संस्था है और भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति नहीं, एक पूरी एक व्यवस्था लड़ती है। और इस 3 आंदोलन नहीं बताया, लेकिन अभी तक आपने कौन से मेजर मैंने कहा ना, मैं बहुत आराम से आंदोलन बता सकता हूं, चाहे काले कानून की बात करें, चाहे अनाज की बात करें, चाहे हम बेरोजगारी भत्ता की बात करें, कई आंदोलन में बता सकता हूं। लेकिन मैं कहता हूं, क्या ये सरकार लोकतंत्र में विश्वास करती है? क्या मुझे लगता है नहीं करती। और भूपेश बघेल जी आज पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं,
एक महिला का सामना नहीं कर पाए और सरगुजा में उन्हें बुरी तरह से डपटने की कोशिश की, उन्हें तो पूरे प्रदेश में घूम घूमकर अपने किए वादे पूरे न करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। मेरे साथ धनंजय जी भी हैं। धनंजय जी, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत थी, वो देखती है कि राहुल गांधी नेपाल क्यों जा रहे हैं, पब में क्यों जा रहे हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष बन रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं, आप लोग को अंदर घुसने की क्या जरूरत है? प्रदेश अध्यक्ष कोई भी बने, नहीं बन रहा है, कांग्रेस को क्या लेना देना? कांग्रेस अपना चुनाव लड़े, चुनाव जीते। धनंजय जी, देखिए, निश्चित तौर पर आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है कि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना है, वहाँ प्रदेश अध्यक्ष कौन बने, वहाँ का वार्ड अध्यक्ष कौन बने, वहाँ का संगठन का पदाधिकारी, हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब लोकतांत्रिक तरीकों से जब मीडिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल पूछती है और उसके जब भाजपा नेताओं के जब जवाब आते हैं, जैसे डॉक्टर रमन सिंह जी ने अभी दिल्ली लौटने के बाद कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के कई नेता हैं जो कपड़े सिला लिए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने का ख्वाब देख रहे हैं। ये सवाल मीडिया ने उनसे पूछा था। स्वाभाविक सी बात है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, उसके बाद मीडिया ने हमसे सवाल पूछ लिया। स्वाभाविक सी बात है, मीडिया के सवालों का जवाब देना ये भी लोकतंत्र के तहत ही है। हमने कहा यह उस वहाँ कौन अध्यक्ष बनता है वो देख लें। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, निश्चित तौर पर पूरी तरीक़ा से भारतीय जनता पार्टी का मसला है कि वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष कौन बनता है, कितने लोगों ने कपड़े सिलाए हैं और कितने लोगों ने कपड़े सिलाने के ऑर्डर दे दिए हैं। क्या रमन सिंह जी भी कपड़े सिलाने के लिए चले गए? पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी का मसला है। लेकिन एक बात समझ में आ जाता है कि 3.5 साल के कार्यकाल जो अभी हमारी सरकार की हुई है, इस 3.5 साल के कार्यकाल में अगर भारतीय जनता पार्टी का विष्णुदेव साय जी भी को हटाया जाता है तो ये 2 ऐसे प्रदेश अध्यक्ष होंगे। विक्रम उसेंडी जी को पहले हटाया गया, अब विष्णुदेव साय जी को हटा रहे हैं, तो पूरी तरीका से भारतीय जनता पार्टी नाकाम और असफल हो चुकी है, ये समझ में आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल मामला है वो, और उसमें अनुराग अग्रवाल जी शामिल हो सकते हैं, उन्होंने भी कपड़ा सिलवा कर रखा हो, या हो सकता है रेडीमेड लेने की सोच रखे हों। ठीक, अनिल जी भी मेरे साथ जुड़े हुए। अनिल जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार। अनिल जी, धुआं वही निकलता है जहां आग होती है। बहुत समय से नजर आ रहा है राम विचार नेता हम संतुष्ट नहीं है। अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल और शिवरतन शर्मा अलग खेमा है बिल्कुल, जो बाहे न बगाए रमन सिंह के विरोध में खड़ा रहता है। हमने नेता प्रतिपक्ष का चुनाव भी देखा था, जिस तरह से वीटो पावर रमन सिंह को यूज करना पड़ा था। 99% लोग नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के बनने के खिलाफ थे। वो एक वाक्य आपको याद होगा, पुराना भारतीय जनता पार्टी कार्यालय। लेकिन रमन सिंह ने अपने हिसाब से वहां पर नेता प्रतिपक्ष बनाया, प्रदेश अध्यक्ष भी अपने हिसाब से बनाया। लेकिन अब ये बात आ रही कि 3 कार्यकारी अध्यक्ष हो सकते हैं। अजय चंद्राकर का नाम भी आ रहा है, बृजमोहन अग्रवाल को भी बड़ी जिम्मेदारी, राम विचार नेताम का भी नाम कहीं ना कहीं आ रहा है। तो ये ऐसा नहीं लग रहा है कि अब 1.5 साल बचा है, ये असंतोषी बना रहा कि आखिर प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, चुनाव कैसे लड़ेंगे आप, एकजुटता कैसे दिखा पाएंगे आप? बिल्कुल आदित्य, ये सवाल जो आप कर रहे हैं, इसका यही सवाल भाजपा कार्यकर्ताओं के मन में भी है, जनता के भी मन में है। और अभी मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर मैंने जो जनता का मन भापा है वो ये है कि बीजेपी वाकई अभी उतनी मजबूत नहीं हुई है जो जनता के पक्ष में खड़ी हो सके। अभी ताजा आंदोलन जो इन्होंने किया, जनता पूछ रही है इस आंदोलन से हमारा क्या विषय था? आप पार्टियों को धरना देने के लिए नियम नहीं बन पा रहे हैं, ये राजनीतिक दलों की चिंता है, इससे जनता का क्या हित रहा? पहली बात तो जनता को यह लग रहा है कि हमारे उठाए हुए मुद्दे बीजेपी नहीं उठा रही है। जहां तक नेतृत्व का सवाल है, आप देखिए बीजेपी में रमन सिंह जब मुख्यमंत्री बने तो कौन सा बीजेपी ने चुनाव लड़ा नेता आगे करके? वहां तो सारे नेताओं ने मेहनत की और पार्टी आई और वहां सरकार बनी। तब तो बीजेपी अनिल जी अलग थी ना, अब भूपेश बघेल जैसा चेहरा है, ओबीसी फैक्टर है आपके पास, आदिवासी लॉबी अलग से काम कर रही है, ठीक है, तो आपको चेहरा देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़वाद, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़ी संस्कृति की बात हो रही है। देखिए अध्यक्ष तो आपको देना पड़ेगा निश्चित तौर पर, इस बात से मैं आपसे सहमत हूं। और जो वर्तमान अध्यक्ष है उनके कार्यकाल को लेकर कहीं न कहीं संगठन को भी लग रहा है कि वो आक्रामकता, वो चेतना, वो ऊर्जा पार्टी में नहीं आ पा रही है। तो इसके लिए किसका ला जाए? नए चेहरे सामने किए जाए, यंग चेहरे सामने ला जाए। अब ऐसे चेहरों के साथ दिक्कत यह है कि वो जनता के बीच लोकप्रिय नहीं है, जनता उन्हें, कार्यकर्ता उन्हें पसंद नहीं करना चाहते, तो पार्टी बड़ी असमंजस में, पेशोपस में। अभी भी जयपुर में जो चिंतन शिविर हुआ बीजेपी का, उसमें भी ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसलिए रमन सिंह ने बोला कि लोग तैयार हैं अध्यक्ष बनने के लिए। तो पार्टी कहीं ना कहीं चेहरा देख रही है। लेकिन मेरा एक और सवाल है, सिर्फ चेहरा बदलने से काम नहीं चलेगा बीजेपी का। मैंने बीच में बहुत से मुद्दा है, प्रवक्ताओं की टीमों पर बातचीत हो रही है, पिछड़ा आयोगों की जो आयोग पार्टी ने बनाए, मंडल और दूसरे जो बना रखे हैं, उस पर भी बात हो रही है, वो कितने सक्रिय हैं, युवा मोर्चा कितना सक्रिय है। तो जब सब मिलकर के काम करेंगे पार्टी में, फिर इसके पीछे आरएसएस का केडर लगेगा, वो अपनी मेहनत करेगा, पार्टी किस तरह से चेहरे चुनती है विधायकों के लिए, वो एक बड़ी बात होगी, नए
चेहरों को सामने लाने की बात हो रही है। आज भी आप देखिए वही 15 साल जिन्होंने सत्ता सुख भोगा है, संगठन में मंच पर वही नेता बैठे हुए दिखाई देते हैं। क्यों आप कांग्रेस की तरफ बदलाव नहीं कर सकते कि 21 साल के युवा लड़कों ने बीजेपी के 50 साल के नेताओं को पार्षद चुनाव में हराया। बीजेपी को ऐसे परिणाम से सबक लेना होगा ताकि वो नए चेहरों को सामने लाए, अच्छे से जनता का विश्वास जीते और अगली बार शायद वो सरकार में आ सके। अनुराग जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है 2018 का जब चुनाव परिणाम आया था तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही, हालांकि मैं नाम नहीं लूंगा किसी को और शायद ऑन स्क्रीन आप भी एक्सेप्ट ना करें, लेकिन सच्चाई थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा था और जश्न मनाया था कि अच्छा हुआ भारतीय जनता पार्टी हार गई। ये वो चेहरों के प्रति नाराजगी थी जो चेहरे आज भी चेहरे बने हुए हैं आपकी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के। बहरहाल, आपको नहीं लगता कि एक ऐसा चेहरा चाहिए जो एग्रेसिव हो? आपको ऐसा नहीं लगता कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कंपैरिजन में एक ऐसा चेहरा आपको चाहिए अभी पार्टी के लिए जो 1.5 साल आपके लिए संघर्ष कर सके? जिस प्रकार का संघर्ष 2013 से लेकर 2018 तक हमने कांग्रेस का देखा था, छोटे छोटे आंदोलनों को कांग्रेस ने बड़ा बनाया था, जनता से जुड़े मुद्दे अधिक से अधिक ऑन ग्राउंड लेकर आए थे, विधानसभा में लेकर आए थे और बात भी वही होती थी, यही कहा जाता था विधानसभा के भीतर में, जिस जगह आप इस तरफ बैठे अगली बार 2018 के चुनाव में हम इस तरफ बैठेंगे, और करके दिखाया कांग्रेस ने। एक चेहरे की जरूरत नहीं लगती आपको? कोई चेहरा होना चाहिए सामने। देखिए, अनेकों बार सांसद, 3 बार, तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, इतना बड़े पोर्टफोलियो के बाद मुझे लगता है और किसी पोर्टफोलियो की आवश्यकता है ही नहीं। एक बड़ा सौम्य चेहरा जो जन स्वीकार्य है, जिसको वहां की जनता ने अनेकों बार जनप्रतिनिधि बनाया है, मुझे लगता है बार बार उस पर सवाल उठाने की आवश्यकता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी तय करेगी ना। अभी तो जनता के हित के बहुत सारे मुद्दे जिस पर चर्चा होनी चाहिए। कल केंद्र सरकार ने एक बार पुनः पेट्रोल का रेट 10 रुपए कम किया। इससे पहले जब कम किए थे तो भूपेश बघेल जी ने मात्र 75 पैसा कम किया था। अब बात आज पेट्रोल पे होनी चाहिए ना। ये सरकार बड़ा हितैषी बनती है, गरीबों की हितैषी बनती है, कहती है कि जनता के भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार जनता की विरोधी है। आप पेट्रोल पे बात करिए ना। क्यों वो ये 2 दिन हो गया, आज भूपेश बघेल को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि आजू बाजू के राज्य कम करेंगे तो मैं कम करूंगा? इस सरकार को बात करनी चाहिए रोजगार पे, जो ये कहे थी कि 15 लाख 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, उस पर बात करना चाहिए। केंद्र सरकार ने जो अनाज भेजा जिसको ये सरकार खा जा रही है उस पर चर्चा करनी चाहिए। शराबबंदी की बात करनी चाहिए। बात समझिए आदित्य जी, सिर्फ एक महिला पूरी सरकार को हिला देती है और मुख्यमंत्री उस महिला का सामना नहीं कर पाते और उससे बदतमीजी से बात करते हैं, बाद में माफी मांगनी पड़ जाती है। तो आप समझिए कि जनता की आवाज को दबाना या जनता की आवाज या जनता की परेशानियों से ध्यान भटकाने के लिए आप चाहे कितने भी विषय लेके आइए, लेकिन मूल मुद्दा यह है कि 3.5 साल पहले जो भ्रमजाल दिखाकर ये कांग्रेस सत्ता में आई है, आज कहीं ना कहीं उसका जवाब देना पड़ रहा है और इस जवाब से बचने के लिए विषयांतर करने की लाख कोशिश कर ली है। कुछ भी कर लीजिए आदित्य जी, मुझे लगता है कि जनता को भरमाना आसान नहीं है। वो तो अपने हक की बात करेगी, जनता की आवाज विपक्ष होता है अनुराग जी, वो आवाज विपक्ष क्यों नहीं बन पा रहा है? सवाल अभी भी वहीं पर है कि वो आवाज विपक्ष क्यों नहीं, जब इतनी सारी दिक्कतें हैं, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, अगर शिक्षा कर्मियों की बात करें, पुलिस कर्मियों की बात करें, तो बहुत सारी ऐसी बातें जो आज तक पूरी नहीं हो पाई, लेकिन आप उनकी आवाज क्यों नहीं बन पा रहे? ये नहीं झांकना चाहिए बीजेपी को अपने अंदर कि हम क्यों नहीं वहां पर पहुंच पा रहे? जब मुद्दे इतने सारे हैं तो उन मुद्दों को आप भुना क्यों नहीं पा रहे? अनुराग जी, ये बड़ा सवाल है। आदित्य जी, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि बार बार ये बात कहां से आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को भुना नहीं पा रही। हम मुद्दे भुनाने नहीं बैठे, हम जनता के हित के लिए बैठे। जहां जहां जनता को लगता है भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। आपको याद होगा जब केंद्र सरकार 1 लाख टन प्रति महीने राशन भेजती थी अन्नदान योजना के लिए, हम राशन दुकान तक गए, वहां पे हमने एक लोगों से पूछा कि आपको 5 रुपए किलो अतिरिक्त चावल मिल रहा है क्या? और इसके लिए हमने लगातार आंदोलन किया। धर्मांतरण एक इतना बड़ा मुद्दा था आदिवासी क्षेत्र में, एसपी को पत्र लिखना पड़ा अपने मातहतों को कि धर्म परिवर्तन यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रदेश से लेकर राज्य स्तर तक वो मुद्दा हमने उठाया। अभी कुछ देर पहले माननीय पत्रकार महोदय ने पूछा कि कोई कानून नहीं बन रहा है, कोई कानून गलत हो गया, उसमें हमारा क्या सरोकार? बहुत बड़ा सरोकार है। ये कानून आया क्यों? क्योंकि जो संविदा विद्युत कर्मी थे वो सड़कों पर बैठे और इनके हटाने के बाद हटे नहीं। वो महिला स्व सहायता समूह लगातार सड़कों पर बैठी, हटी नहीं। नए रायपुर के किसान हटे नहीं। जनतंत्र की आवाज दबाने के लिए इन्होंने ये काला कानून लाया है। पीछे की जो मंशा थी आप समझ नहीं पाए। आप लोगों के आंदोलन के 1 दिन पहले जानबूझकर सड़कों को ऐसा जाम किया गया, 6-6 फीट की दीवारें खड़े कर दी गई ताकि जनता ये समझे कि भाई ये जाम हो रहा है, ये हमारे कारण नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कारण हो रहा है। ये नहीं समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी की पॉजिटिव और नेगेटिव इमेज आई उसमें। मैं तो बहुत यही कह रहा हूं, ये सरकार जनता की आवाज दबाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रपंच करती है, लेकिन जनता समझदार है। मैं ये कह रहा हूं आदित्य जी
जनता की समझदारी पर सवाल बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। अच्छे से ये जनता ये समझती है कि कौन सी सरकार ने 3.5 साल में इनको छला है और कौन सी सरकार ने 15 वर्ष में बीमारू राज्य से लेकर विकसित राज्य बनाया है। धनंजय जी, ओबीसी का मुद्दा बड़ा आएगा चुनाव में निश्चित तौर पर। देखिए 50% से ज्यादा जहां की आबादी है, ओबीसी का चेहरा निश्चित तौर पर सामने आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चेहरा अभी तय करे या ना करे, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि चुनाव के पहले एक ऐसा इनको चेहरा देना पड़ेगा जो विपक्ष की भूमिका निभा सके और सबसे महत्वपूर्ण चीज है एग्रेसिवली जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर आ सके। विष्णुदेव साय चुनौती अभी तक तो नजर नहीं आया, अनिल जी भी इस बात से एग्री करेंगे। 3.5 साल में ऐसी कोई चुनौती विष्णुदेव साय पैदा नहीं कर पाए। धर्मलाल कौशिक की तरफ से भी ऐसा कोई सामने नहीं आया कि 3.5 साल में उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर ऐसी कोई चुनौती पेश की जिससे सरकार को कोई दिक्कत हो। चेहरा कोई भी रहे, 5 साल आपका शासन चलना है, उसके बाद चुनाव होना है। विष्णुदेव साय या कोई नया चेहरा है, कांग्रेस को बहुत ज्यादा फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि विपक्ष की भूमिका, जब तक विपक्ष सशक्त नहीं होगा सरकार कैसे चलेगी? वो सशक्त विपक्ष की दरकार क्या कांग्रेस पार्टी को भी नहीं लगता कि सरकार हमारी तो सशक्त विपक्ष भी होना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर विपक्ष का मजबूत होना अति आवश्यक है। जैसे हम केंद्र में विपक्ष में हैं और लगातार नरेंद्र मोदी सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ हम सदन में बात करते हैं, सड़क में बात करते हैं। अभी हाल ही में जो पेट्रोल डीजल में एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने केंद्र सरकार अगर मजबूर हुई है, इसका सबसे बड़ा कारण है उदयपुर के कांग्रेस का चिंतन शिविर। लगातार हम मांग कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ी हुई है, लगातार हम इस बात को कह रहे हैं। और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता को गुमराह करने के लिए वो छोटा सा देश श्रीलंका, बांग्लादेश में हालात जो उत्पन्न उसके भारत के लोगों को डराने का काम कर रहे थे। दूसरी बात, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष भूमिका चाहिए। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो छत्तीसगढ़ में वादा खिलाफी के लिए जानी जाती है। वही भारतीय जनता पार्टी है जो छत्तीसगढ़ में वहां को रोजगार को बेचने का काम किया है। और ये वही भारतीय जनता पार्टी है ना जिन केंद्र में बैठी सरकार जनता के ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स बोझ ला रही है, महंगाई बढ़ा रही है। सिलेंडर के दाम क्या स्थिति में, 410 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस शासनकाल का आज 1100 में लेने में जनता मजबूर है। पेट्रोल डीजल पर मोदी टैक्स लगा हुआ है, तो किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे? इनके पास ना तो मुद्दा है, ना तो नेता है, ना नेतृत्व है। इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। और कांग्रेस सरकार जो काम कर रही है ना देश में, कोई काम नहीं कर रही है, तो कैसे इसमें उनको मिलेगा? बिल्कुल। तो 2023 का चुनाव नजदीक है, कांग्रेस के पास अपना एक बड़ा चेहरा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तौर पर। इंतजार अभी भी यही कि भारतीय जनता पार्टी का 2023 के चुनाव के लिए कप्तान कौन होगा। नजर हमारी बनी रहेगी इस खबर पर। आप सभी हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।